मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आप लोग को? जी मैम। तो हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। चलिए, पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद। 3 बार लंबा गहरा उच्चारण करेंगे ओमकार का। अं, अं, हेलो। हेलो। जी मैम। आवाज नहीं आ रही? हेलो। जी मैम। आवाज़ थोड़ी सी फंस रही है मैम। आ, मुझे वापस मिल रही है मेरी आवाज। एक मिनट। हेलो। अभी ठीक है आवाज? जी मैम।
सॉरी हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं अभी बिना देर किए हुए। हाँ जी, तो हम लोग ने कल टीचिंग का थोड़ा सा पढ़ा था कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो उसमें हमने टीचिंग का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स और लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट किए थे। तो जो लोग कल क्लास में थे, थोड़ा सा एक बार आप मुझे रिवाइज कराओगे आप लोगों ने क्या पढ़ा है? थोड़ा सा कोई बताएगा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? हाँ जी, कोई? सौरभ जी आप ही बताओगे कुछ? आवाज क्लियर है मैम? हाँ जी, आवाज क्लियर है। परसों मैम हमने सबसे टीचिंग। पहले, जी हाँ मैम, सबसे पहले हमने सिलेबस सिलेबस देखा था जी। कि जो है सिलेबस, हमारे सिलेबस में क्या है। हम्म। और फिर उसके बाद जो है हमने टॉपिक टॉपिक देखा था। उसमें हमने तो मैम, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ पढ़ा था, वो थोड़ा सा जी बताओ। मैम, हाँ मैम बता। मैम यहाँ पे हमने देखा था एन एल। मैम यहाँ पे एल एन गेज थे मैम, जो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे। हम्म। टीचिंग इज मतलब जो शिक्षा एक परिप्रभाव है जिसके उद्देश्य से व्यक्ति को की व्यवहारिक क्षमता को बदलना है। ये मैम बताते हैं गेट जो है कि इस टीचर के द्वारा कैसे हम छात्रों की जो व्यवहार व्यक्तित्व है उसका कैसे विकास करें। वैसे ही क्लर्क थे, उन्होंने बताया था कि छात्र जो है हम्म। और जो ये टीचर सेंटर्ड होता है, जो टीचर जो होते हैं क्लास में, वो अपना परफॉर्मेंस एक्टिवनेस के साथ देते हैं जिससे छात्रों का व्यवहार में जो है वृद्धि कैसे हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड के विषय में हमने पढ़ा कि टीचिंग एप्टीट्यूड होती क्या है। तो इसमें हमने इसमें दो तरह की टीचिंग एप्टीट्यूड होती है, एक टीचर सेंटर्ड और एक स्टूडेंट सेंटर्ड, दो प्रकार की होती है मैम। जी, ठीक है। सीमा जी आप बताओगे मुझे लेवल्स ऑफ टीचिंग, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? मैम थोड़ा लेवल्स सा ऑफ एकदम। टीचिंग बताएं, क्या 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 होती है बता दें। नहीं, सीमा जी बताएंगे अभी। सीमा जी आप बताओगे? मैम मैंने कभी क्लास नहीं लेते हैं। अच्छा, ओके। लवी जी? शॉर्ट में बताना है, फटाफट, हम एक बार रिवाइज हो जाएगा ना हमारा। लवी जी आप बताओगे? ओके, ठीक है। सौरभ जी आप बता दो फिर। मैम इसमें हमने देखा था ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग, ओके और लवी जी। हम्म। ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग देखा था, और टीचर की विशेषताएं देखी थी, और हम्म। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर टीचिंग देखा था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं टीचर की। उसमें हम्म। सबसे पहला हमने देखा था कि शिक्षक जो विभिन्न स्तर के होते हैं और गति एक वातावरण में गतिशील डायनेमिक इन्वायरमेंट में होते हैं मैम। हम्म। डायनेमिक सौरभ इन्वायरमेंट का जी, ये अर्थ। मैं मैं आपसे हम, पूछ रही हूँ लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, हमने 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे। अच्छा मैम नहीं पता, सॉरी मैम। हम्म। अमरजीत जी आप बताओगे? हाँ, अभी बताते हैं। एक आपने ये बताया था कि एक जो प्री लर्नर्स रहते हैं, जो सिर्फ लर्निंग करते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, उन्हें सिर्फ पढ़ना होता है। जैसे हम्म। हम छोटे बच्चों को, एकदम छोटे बच्चों को ले सकते हैं। फिर सेकंड आपने बताया था, उसमें थोड़े से एडल्ट रहते हैं जो लर्निंग भी करते हैं और मतलब समझते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उन्हें उसमें टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। फर्स्ट जो था वो टीचर सेंटर्ड, सेकंड टीचर और स्टूडेंट सेंटर, और थर्ड जो आपने बताया था वो स्टूडेंट सेंटर्ड रहता है। टीचर एज अ गाइड बस स्टूडेंट को गाइड करते हैं। वेरी गुड, ओके। ठीक है सौरभ जी, लवी जी आप लोगों ने सही बताया। ठीक है, तो हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स ये हमने पढ़ लिए हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ लिए थे, बेसिक जो टीचर्स के होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं फिर।
लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या है, जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो पहला है रेडीनेस, मतलब वो रेडीनेस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न। मतलब उनके अंदर एक मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वही है रेडीनेस। ठीक है, अब आप लर्नर है, आपको कुछ सीखना है, आपके अंदर कुछ उस इस विषय को सीखने के लिए जिज्ञासा है, रुचि है, तभी आप उसको पढ़ने के लिए बार बार उसको पढ़ोगे, मोटिवेटेड होगे उसके लिए, है ना। तो ये है रेडीनेस। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, प्रैक्टिस व्हाट इज लर्न्ड। मैम आपकी स्क्रीन शेयर मैम नहीं स्क्रीन हो रही शेयर है। नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट। अभी हो रही है। हाँ, तो हमने लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, जिसमें रेडीनेस है, मतलब आप मोटिवेटेड होगे किसी चीज के लिए, इंटरेस्टेड होगे उसमें, तभी आप उसको पढ़ोगे या सीखने की इच्छा होगी आपको। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब जो भी शिक्षार्थी है, जो उसको अगर प्रैक्टिस होगी पढ़ने की, है ना, अभ्यास, मतलब जो सीखा है उसका अभ्यास करे, बार बार हम उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तभी हम किसी चीज को सीख पाएंगे, है ना। आप एक बार करोगे और उसको छोड़ दोगे तो आप उसको भूल जाओगे, तभी भूल जाओगे। तो हमें बार बार उसको पढ़ते रहना है, ये एक लर्नर की, एक सीखने वाले की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है इफेक्ट, मतलब जो सीखने वाला है उस पे किस चीज का कैसा इफेक्ट पड़ता है, इससे हम ये समझेंगे। तो ये क्या है कि प्रभाव, आनंद से जुड़ी गतिविधियों को उन गतिविधियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है जो दर्द और सजा का कारण बनती है। जैसे कि आपको मैंने कोई होमवर्क दिया, ठीक है, और आपने उसको, और मैंने बोला कि अगर आप ये काम करके लेके आओगे तो मैं आपको कोई अवार्ड दूंगी, है ना, या मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगी इसके बदले। तो आप उसको ज्यादा अच्छे से करोगे, आप उसको ज्यादा सीखने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगे, ना कि मैं आपको ये कहूँ कि आपको अगर आप ये नहीं करके आओगे तो आपको पनिशमेंट दूंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, मतलब जो सीखने वाला है उस वो ज्यादा मोटिवेटेड कब होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि इसके बाद मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो ये इफेक्ट होता है लर्नर पे, है ना। तो ये हुआ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक का तीसरा इफेक्ट। तो ये चीजें मतलब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमें ध्यान रहे कि हमें किसी को सिखाना है तो हम उसको किस किस तरह से सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड हैबिट्स मस्ट बी पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग। मतलब हमारी जो हैबिट्स है या हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, उत्साहवर्धक होना चाहिए। हम सीख रहे हैं या हम किसी को सिखा रहे हैं तो हम एक हमारी जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, हम पॉजिटिवली उसको कुछ बताए, उनको कुछ समझाए, उनको उत्साहवर्धन करें। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलेसी, तो दे वीकन लर्निंग एबिलिटीज। क्रोध और ईर्ष्या का अभाव होना चाहिए हमारे सिखाने में और हमारे सीखने में भी, अगर ये सीखने की क्षमताओं को कमजोर करते हैं। अगर आपको कुछ ज्यादा, कोई चीज ज्यादा आती है, किसी को कम आती है, तो हमें क्रोध और ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, वो हमारी क्षमताओं को कम ही करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो सीखने वाले हैं, जो शिक्षार्थी है, उनमें हम देखते हैं या उनमें हमें होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ब्रॉडली स्टडीड अंडर द बिलो मेंशन्ड हेड्स। तो शिक्षार्थियों की विशेषताओं का मोटे तौर पर नीचे उल्लेखित शीर्षकों के तहत अध्ययन किया जा सकता है। तो अब जो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो उनको हम 3-4 तरीके से पढ़ेंगे, जैसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, नेक्स्ट एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है उनकी,
पर्सनल लेवल पे अलग है, एकेडमिक लेवल पे अलग है, उसके बाद सोशल लेवल पे अलग है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। दीज रिलेट टू द डेमोग्राफीज सच एज एज, जेंडर, लैंग्वेज स्पोकन, cultural background, etc. concerning a person and is also a very vital aspect of learner characteristic. मतलब व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है, यह किसी व्यक्ति की, मतलब जो सीखने वाला है उसकी उम्र पे, उसके लिंग पे, उसकी बोले जाने वाली भाषा, संस्कृति, जहां से वो आते हैं, उनका कल्चर, उन सब पे भी एक विशेष महत्वता रखती है वो सारी चीजें भी, है ना। जैसे हम अलग अलग कल्चर से कुछ सीख के आए हैं, मतलब हमारा जो पहले की जो हमने सीखा हुआ है, उन सब चीजों का भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है हमारे नेक्स्ट सीखने पे। अब जैसे कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अभी अगर हम किसी ऐसे बच्चे को ले आए, जैसे उनकी उम्र है अभी वो 11th 12th में है मान लो, तो उनकी ये चीजें कम समझ में आएगी हमारे से। जैसे हम लोग बैचलर्स मास्टर्स करके अभी आए हैं, तो हमसे उनको ये चीज कम समझ में आएगी। मतलब हाँ, उनकी उम्र का भी इफेक्ट पड़ेगा, वो कितने बड़े हैं, उन्होंने कितना पढ़ा है, उनकी भाषा का भी इफेक्ट पड़ेगा। आप किसी को इंग्लिश समझ में आ रही है, किसी को हिंदी समझ में आ रही है, किसी को उर्दू समझ में आ रही है, तो वो अलग अलग सब चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। तो जो लर्नर है उसकी पर्सनल जो ये चीजें हैं, इन सब का इफेक्ट हमारे सीखने पे पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आया एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एजुकेशनल और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेट्रा, where their prior knowledge, educational style and level of education are also considered। मतलब ये क्या है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने अभी बताया, मतलब उनका जो पूर्व ज्ञान है, उन्होंने जो पहले सीखा है, ये विशेषता है किसी व्यक्ति, लोगों के समूह आदि से संबंधित शैक्षिक या सीखने की विशेषता है, जहां उन्हें पूर्व ज्ञान, जो उन्होंने पहले पढ़ा है, उनकी जो शैक्षिक शैली थी, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा था, शिक्षा का जो स्तर था, उन सब पर भी विचार किया जाता है। तब जो लर्नर है वो एक बेहतर लर्नर या सीखने वाला बनता है, ठीक है। तो हम एकेडमिक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सोशल एंड इमोशनल। दीज स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप सच एज अ सेल्फ इमेज, सेल्फ एफिकेसी, कोहेसिवनेस एक्सेट्रा। सामाजिक और भावनात्मक, ये किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है, जैसे आत्म छवि, आत्म प्रभावकारिता, एकजुटता आदि। मतलब जो लर्नर है उनकी खुद की छवि कैसी है ना, सेल्फ इमेज उनकी कैसी है, उनकी सेल्फ एफिकेसी कैसी है, उनका कितना प्रभाव है लोगों पे या अपने समाज पे। तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है हमारे सीखने की क्षमताओं पे। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव, कि दिस रेफर्स टू द मेंटल कैपेबिलिटीज, है ना, जिसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये सब आता है। तो संज्ञानात्मक, यह है किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को संदर्भित करता है और मानसिक प्रक्रियाओं, बौद्धिक कौशल, अपनाई गई समस्या समाधान तकनीकों आदि जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है। मतलब कोग्निटिव में क्या क्या आता है कि जो पर्सन है उनकी बौद्धिक कौशलता कैसी है ना, उनकी समस्या को समाधान करने का तरीका क्या है, उनकी टेक्निक्स क्या है, तो वो सब आता है आपकी कोग्निटिव में। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव। मतलब जो एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर है, एडोलसेंट मतलब जो किशोर लर्नर्स है, और वयस्क जो बड़े हैं, एडल्ट्स है, शिक्षार्थियों की विशेषताएं क्या है, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, इन सब पहलुओं पर। तो एडोलसेंस मीन्स टू इमर्ज, to achieve, identify, it is time for the maturing of mind and behavior। adolescence क्या है,
किशोर अवस्था है। इसका अर्थ है उभरना, पहचान हासिल करना। यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय है। तो ये कौन सा टाइम होता है हमारा? 13 to 20s, ये वाला टाइम होता है एडोलसेंस। मतलब उसमें क्या होता है कि एक बच्चा है, अभी वो 12-13 साल का हुआ, अब उसको अपनी पहचान बनानी है, वो कहीं ना कुछ नया हासिल करना चाहता है। ठीक है, यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय है। उनके मन और उनके व्यवहार, वो मतलब लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसा उनका खुद के लिए, कैसा उनका वातावरण है, उनका जो व्यवहार है वो कैसा है, उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बाहर सोशली। ठीक है, तो ये सब कुछ इसी एज में हमारा होता है ना, बनता है। तो एडोलसेंस इज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये बीच वाले स्टेज है ना। तो इसमें हम बहुत छोटे बच्चे रहते हैं और ना बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का जो समय है उसको हम एडोलसेंस बोलते हैं। तो 3 मेन स्टेजेस ऑफ एडोलसेंट लर्नर आर, 3 मेन स्टेजेस जो है, अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस। तो अर्ली में क्या है, 10 to 13 ईयर्स के, जो प्रारंभिक है एकदम, जो बस बच्चे से थोड़ा सा बड़े होने शुरू हुए, 10 से 13 साल के। उसके बाद 14 से 17 साल, 14 to 17, मध्य किशोर अवस्था। और उसके बाद 18 और 20 के बीच। ठीक है, और उसके थोड़ा सा और ऊपर तक, आगे तक, तो 18 से 20 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है, अब अडल्ट लर्नर क्या होते हैं? जो अडल्ट लर्नर आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज 28 एंड ओल्डर विद अ डाइवर्स रेंज ऑफ कल्चरल एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या है, अडल्ट लर्नर वो है जो व्यक्तियों का एक विविध समूह है, जिसमें 25 साल से और जितनी भी एज होगी, फिर 50, 60, 80, है ना। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, मतलब उनका, उसमें अडल्ट में क्या क्या हमारे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी हमारे पे, मतलब हमारी एक एजुकेशन का एक लेवल बन जाएगा 25 तक, है ना। हम बैचलर्स मास्टर्स कर लिए होंगे, उसके बाद हम कुछ पीएचडी और समथिंग, कुछ जॉब, कुछ हम, हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ के। तो ये वाली जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं अडल्ट लर्नर। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके विशेषताएं क्या है अडल्ट लर्नर के बारे में हम बता रहे हैं। तो पहला है गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी ये लोग होते हैं, क्योंकि इस टाइम तक आने के बाद हमें लगता है कि हाँ, अब तो हमें अपना एक गोल को अचीव करना है ना। वॉलेंट्री, स्वैच्छिक होता है, ये हम अपने मन से करते हैं ना। जैसे बचपन में तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। लेकिन जैसे ही हम 20 भी ज्यादा हो गया, जैसे हम 12th करते हैं, उसके बाद से ही हमें लगता है कि अगर हम खुद से कुछ करेंगे, मतलब स्वैच्छिक हो जाता है, अब हमें कोई जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं करा सकता, है ना। तो हम वॉलंटरली कुछ सीखने की अगर हमारे अंदर इच्छा है तो हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर ओरिएंटेड, वो भविष्य उन्मुखी हो जाएंगे, मतलब अपने फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर को सोचते हुए हम काम करेंगे। मोटिवेटेड रहेंगे, है ना, मोटिवेटेड रहेंगे, प्रेरित रहेंगे। तो अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस बताए हैं कि अडोलसेंस लर्नर कैसे होते हैं और एडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, इनकी डिफरेंसेस बताए हैं। तो पहला है लर्नर, एडोलसेंस लर्नर। द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर लर्निंग। इसमें क्या है, जो शिक्षार्थी है वो सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर करते हैं, है ना। मतलब अगर बचपन में क्या होगा, हम लोग को बोला जाएगा, अगर हमारे टीचर ने बोला कि आज आपको ये रीड करके आना है या आपको ये लर्न करके आना है, तो हम करेंगे, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है बुक से बैग से। ठीक है, और एडल्ट में क्या होगा, लर्नर इज सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। अब इसमें हमें कोई टीचर ऐसे बताने वाले नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल होता है ऐसा कि बैचलर्स में, मास्टर्स में हमें कोई ऐसे टीचर मिले कि वो हमें खुद से ऐसे मोटिवेट कर करके पढ़ाए। नहीं तो हमें क्या होता है,
खुद से स्वप्रेरित और निर्देशित हो जाता है इस टाइम तक आते आते, है ना। हमें खुद से अगर पढ़ना है, हमें खुद से अगर कुछ सीखना है तो हम सीख पाते हैं। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस, शिक्षार्थियों के अनुभव की भूमिका। तो इसमें क्या है कि द लर्नर हैज लिटिल एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी के पास अनुभव बहुत कम है पर शिक्षक का अनुभव सबसे प्रभावशाली है। मतलब जो इसमें क्या होगा, हमारे पास बहुत थोड़ा सा अनुभव होगा, अभी बच्चे हैं 13 साल के, 14 साल के, 16 साल के, ठीक है, उनके पास बहुत कम होगा एक्सपीरियंस, और वो अपने टीचर्स से या अपने इंस्ट्रक्टर से इन्फ्लुएंस होंगे, है ना। जैसे हमारे टीचर करेंगे, जैसे हम कुछ ना कुछ वो जैसे हमारे सामने रखेंगे, हम वैसा ही कुछ ना कुछ सीखेंगे उनसे, या उनके जैसा ही हम बनने की कोशिश करेंगे। और लेकिन यहाँ पे क्या है, द लर्नर हैव अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, इस टाइम तक हमें खूब सारा लाइफ का एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, और जो लर्नर है वो शिक्षार्थी के पास जीवन का प्रचुर अनुभव होगा, मतलब वो अपने अनुभव से के हिसाब से काम करेगा अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोटिवेशन फॉर लर्निंग, इसमें क्या होगा, सीखने के लिए प्रेरणा। तो किशोर जो है वो मुख्य रूप से ग्रेड के लिए, बाहरी पुरस्कारों और दंड की प्रतिस्पर्धा और विफलता के परिणामों से प्रेरित होंगे। मतलब इसमें क्या होगा, किशोर जो है, जो बच्चे हैं वो अपने मार्क्स को लेके, उनके ग्रेड्स को लेके, बाहर से उनको जो अवार्ड्स मिलेंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी, उन सब चीजों को सोचते हुए वो काम करेंगे, है ना, उन सब से वो प्रेरित होंगे। जैसे बचपन में क्या होता है, हम लोग को अगर कि हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि आपको फर्स्ट आना है क्लास में, है ना, फिर हम आपको एक साइकिल देंगे, है ना, ऐसा बोलते हैं, तो तभी हम जाके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें फर्स्ट आना है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वयस्क शिक्षार्थियों में आंतरिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरणा, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार की पहचान। लेकिन जब बड़े होंगे, अब हमें कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है कि अगर आप ये काम करोगे आप फर्स्ट आओगे क्लास में, आप अपना कुछ नया करोगे, आप अपने पेपर्स लिखोगे तो आपको हम कोई पुरस्कार देंगे, हम आपको कोई अवार्ड देंगे, ऐसा नहीं होगा इसमें। ये हम खुद के बारे में सोचेंगे, है ना, हम अपने बारे में ऐसा सोचेंगे, खुद से प्रेरित होंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं इसको करके इतना अचीव कर लूंगा, इसको करके इतना अचीव कर लूंगा, अपनी लाइफ को अच्छा बना लूंगा, है ना। तो ये जो सारी चीज है ये होती है आपकी सीखने के लिए, मतलब वयस्क और किशोरों में दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट आपका आता है सीखने की गति। जो किशोर शिक्षार्थी है वो शिक्षक समय और सीखने के हिस्से को नियंत्रित करते हैं। मतलब इसमें क्या है, टीचर कंट्रोल टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग। मतलब उन्होंने हमें एक पूरा सिलेबस देंगे वो, है ना, बचपन में ये होता था ना, मतलब हमारे 10th 12th तक, खैर बैचलर्स में भी ऐसा होता है, मास्टर्स में भी ऐसा होता है थोड़ा, कि वो हमें एक सिलेबस देंगे कि हाँ ये आपको इतने 6 मंथ में आपको ये कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, है ना, और उसके बाद आपको ये कंप्लीट करने हैं 6 चैप्टर्स। तो ये सीखने की वो मतलब उसको कंट्रोल करेंगे टीचर, ठीक है। लेकिन वयस्क शिक्षार्थी में क्या होगा, शिक्षार्थी समय और सीखने के हिस्से को प्रभावित करते हैं। मतलब वो खुद से जितना सीख पाएंगे, जितना उनको सीखना होगा उतना वो उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। इसमें क्या होगा, शिक्षक द्वारा होगा मूल्यांकन, और इसमें शिक्षार्थी द्वारा साथियों के सुविधाकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा मान्य साक्ष्य एकत्र किए गए। मतलब बाय लर्नर कलेक्टेड एविडेंस वैलिडेटेड बाय peers फैसिलिटेटर एंड एक्सपर्ट्स। मतलब इसमें क्या होगा कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमें कुछ कोई चीज हमारी वैलिडेट करी, या फिर जैसे इसमें हम ऐसे एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें हम कब हम अपने आप को ये सोचेंगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा करा, हम इवेलुएट कब करेंगे अपने आप को, जब मान लो आपने कोई अच्छा पेपर लिखा और वो कहीं अच्छे जर्नल में वो प्रिंट हुआ,
है ना, पीयर रिव्यूड जर्नल में वो प्रिंट हुआ या एक्सपर्ट्स ने उसको वैलिडेट करा, ठीक है। तो ये हमारा एक इवेलुएट करने का तरीका होगा कि हाँ हम कुछ सही जा रहे हैं, हम सही वे पे है, सही रास्ते पे हम लोग, ठीक है। तो ये होगा कुछ डिफरेंसेस किशोर और वयस्कों के बीच में, ठीक है। ये आप लोग को हुआ, समझ आया? हेलो, यस मैम। आप लोग हो सब यहीं? जी मैम, जी मैम। जी, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, देख लो आप लोग को इसमें कोई कोई इश्यू हो तो मुझे बताओ, नहीं तो कल मैं फिर पूछने वाली हूँ आके। ये पीपीटी मैं आज ही कोशिश करूंगी कि आज ही ड्राइव पे ये अपलोड हो जाए, है ना, फिर मैं कल पूछ लूंगी आप लोग से। और अगर अभी ऐसा है कि नहीं होगी या थोड़ा टाइम लगेगा तो आप या तो साथ साथ में वो भी बना रहे हो, आप नोट्स नोट्स बना रहे हो साथ में आप लोग? जी मैम। हाँ जी, या तो साथ में नोट्स बनाओ या तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो किसी का, लेकिन मैं कल आके पूछूंगी, है ना, कोई भी पॉइंट भी पूछ सकती हूँ मैं। मैम ये स्टार्टिंग से स्लाइड दिखा दीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ देखो, हुआ? यस मैम, थैंक यू। ओके, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तो इसमें हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी शिक्षण, जो भी हमारी टीचिंग हो रही है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को या हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है टीचर, अध्यापक, लर्नर, शिक्षार्थी, सपोर्ट मटेरियल जो हम सहायक सामग्रियां यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो हमारी सुविधाएं हैं, हमारी क्लासेस एंड ऑल, टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट सराउंडिंग्स, ये सब चीजें। नेक्स्ट हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्था, टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, शिक्षक प्रशिक्षण या अनुभव, ठीक है। ये सारे ये जो सारे कारक है, ये जो सारे फैक्टर्स है, ये हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, हमारी टीचिंग को प्रभावित बनाते हैं। तो हम पढ़ते हैं एक के बारे में। पहले है टीचर, शिक्षक। Teaching is an art and quality of teaching depend on the dedication, love and devotion of the teacher towards the subject. मतलब शिक्षण जो है वो एक कला है, ठीक है। शिक्षण एक कला है, जो शिक्षक है वो उस सब्जेक्ट के प्रति, है ना, जो भी वो उस विषय को पढ़ा रहा है, उस कितना समर्पित है, कितना उसको उस सब्जेक्ट से प्रेम है, कितना वो उसके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो वो एक मतलब एक टीचर की ये एक क्वालिटी है, ठीक है, अपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टीचर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू पुअर कंसेप्चुअल क्लैरिटी में सीवियरली अफेक्ट टीचिंग। टीचिंग को खराब क्या करता है? अगर हमारा आत्मविश्वास, शिक्षक में आत्मविश्वास की कमी शिक्षण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है ना। हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी वजह से जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट
रहेगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, और जो हमारी टीचिंग को बहुत गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने एक टीचर के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। तो शिक्षक से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। वो क्या क्या है? शिक्षक से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले, ठीक है, मतलब जो टीचर है उससे संबंधित जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी टीचिंग को, वो क्या क्या है? नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का ज्ञान। अगर जो टीचर है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंटेंट, उनको उस जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका गहन ज्ञान होना चाहिए, डीप नॉलेज उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल, मतलब उनका एक्सप्लेनेटरी स्किल्स, वो कैसे उसका व्याख्या कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, जैसे हम एक प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। संचार कौशल, मतलब उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी है, उनका व्यवहार, उनकी बिहेवियरल स्किल्स, व्यवहार उनका कैसा है, वो सब कुछ हमारी शिक्षण को प्रभावित करता है, एक शिक्षक की शिक्षण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब उनकी शैक्षिक योग्यता, मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एज पर द सेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द एजुकेशन बोर्ड, मतलब जो शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार योग्यता का न्यूनतम स्तर है। मतलब अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन नेट मांगते हैं, ठीक है, और उनके पास नेट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये मतलब उसका जो एक न्यूनतम स्तर है ना वो हमने नहीं माना, हमने उसको फॉलो नहीं करा, तो ये क्या है, मतलब जो शिक्षक है उसकी योग्यता नहीं है, मीन्स, ठीक है, पढ़ाने की योग्यता नहीं है। ठीक है, जैसे अगर स्कूल की बात करें तो उनको बीएड टीचर चाहिए, अगर उन्होंने बीएड नहीं किया है तो उसको वो मानदंडों के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस या अनुभव, मोर अवेयरनेस इन डेप्थ नॉलेज एंड बिल्ड अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द टीचर अमंग द स्टूडेंट। अधिक जागरूकता, गहन ज्ञान और छात्रों में शिक्षक के प्रति सकारात्मक धारणा का निर्माण होता है। मतलब अगर कोई टीचर है वो अधिक जागरूक है, उनको गहन ज्ञान है अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो वो स्टूडेंट्स के सामने हमारी एक पॉजिटिव जो मतलब एक सकारात्मक हमारी एक पर्सनैलिटी उनके सामने बनेगी, है ना। तो ये नेक्स्ट है डिसिप्लिन, जो टीचर है वो डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, है ना, जैसे कुछ टाइमिंग का ध्यान उनको रखना चाहिए, उनको ध्यान रखना है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में उनको कितनी बातचीत करनी है, उनको कितना कम्युनिकेट करना है, कितना उनको बताना है ना। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी एक अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड, उनका नजरिया, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फॉलोइंग एटीट्यूड कैन बी डेवलप बाय अ टीचर। तो कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं जैसे कि अभी हम देखते हैं जो एक टीचर के होने चाहिए, है ना, एक टीचर को टीचर के अंदर विकसित होने चाहिए, जैसे कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट शुड बी गिवन एडिकेट वेटेज इन डेवलपिंग नॉलेज टीचर्स एटीट्यूड, है ना। कुछ जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने बीएड दिया है, मतलब बीएड में क्या करते हैं वो हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट को उस तरीके से बनाते हैं, उस तरीके से आकार देते हैं कि हाँ हम जाके फिर बच्चों को पढ़ा सके, है ना। वैसे ही हमारे अंदर हमारा एटीट्यूड वैसा डेवलप करते हैं। ठीक है, तो शिक्षक के हाँ ये यही है कि दृष्टिकोण को विकसित करने में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, हमारे तीनों जो ये एरियाज हैं इन पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है लर्नर। तो लर्नर क्या है? शिक्षार्थी, जैसे कि हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे से, तो इसमें क्या है? मोटिवेशन, प्रेरणा। शिक्षार्थी जो है वो पॉजिटिव है हो
एंथुजियास्टिक हो, उत्साही हो सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, बेसिक नीड्स टू बी क्लियर विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट। मतलब जो स्टूडेंट है वो वो एक मूल बातों को समझे, है ना, क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे अपने, यही छात्रों से अपेक्षित करता है कोई भी टीचर। नेक्स्ट है प्रियर नॉलेज, पूर्व ज्ञान, फाउंडेशन फॉर अब्सॉर्बिंग द न्यूली थॉट्स टोट कंसेप्ट इन जनरल। मतलब हमें एक पूर्व ज्ञान, जो स्टूडेंट है उसको एक पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमें ये पता है कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हम कैसे एक क्लासरूम को इफेक्टिव बना सकते हैं, हम कैसे एक टीचर के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमें पहले से पता है। तो तभी हम इसको अच्छे से ग्रेस्प कर पाएंगे, इसको हम अच्छे से सीख पाएंगे पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड को, ठीक है। तो प्रियर नॉलेज भी बहुत प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आता है आपका अटेंशन एंड इंटरेस्ट, तो ध्यान और रुचि। स्टूडेंट शुड परस्यू द कोर्स इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट होल्ड द अटेंशन ऑफ द लर्नर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब छात्रों को वही पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, है ना। पढ़ाए जा रहे विषय में रुचि लंबे समय तक शिक्षार्थियों का ध्यान खींचती है। अगर आपकी रुचि किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में है, मान लो आपकी रुचि योग में है ना, तो आप योग में ज्यादा टाइम तक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। मतलब ये एक कॉमन सी बात है कि हम बहुत जल्दी हमारा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट खत्म नहीं होता लेकिन हम बोर होने लगते हैं, है ना। जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत टाइम तक हम, ऐसा भी नहीं है ना कि हम पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, हम कहीं ना कभी तो बोर होंगे। लेकिन अगर फिर भी हमने ऐसा कोई सब्जेक्ट को चुना है जिसमें आपकी रुचि है ना, आपको अच्छा लगता है उसको पढ़ना, तो फिर भी आप उसमें ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे, लेट बोर होगे, है ना। तो अटेंशन और इंटरेस्ट हमारा बना रहेगा अगर हम किसी ऐसे सब्जेक्ट को चुनते हैं। नेक्स्ट है गोल सेटिंग एंड एस्पिरेशन, लक्ष्य निर्धारण और आकांक्षा। लर्नर शुड हैव अ सेट टारगेट एंड गोल फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस। तो क्या है, सीखने की प्रक्रिया से शिक्षार्थियों के पास एक निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य होना चाहिए। मतलब सीखने, जब हम कुछ भी सीखे तो उससे पहले आपके पास एक टारगेट, एक गोल होना चाहिए, है ना। मतलब आप क्यों सीख रहे हो इसको, आपने ये क्यों सीखना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग को पता है कि आपको नेट जेआरएफ की जो एग्जाम है वो क्लियर करनी है, ये आपका टारगेट है ना। तो इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए आप नेट जेआरएफ के बारे में के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो। तो एक गोल सेटिंग होनी जरूरी है कुछ भी पढ़ने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल मतलब जो सहायक सामग्रियां है, जो हम सपोर्ट चीजें यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, सहायक सामग्रियां बहुत आवश्यक है जो शिक्षण अधिगम, मतलब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है, प्रभावित बनाती है। तो उसमें क्या है, द सपोर्ट मटेरियल एम टू सपोर्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो सपोर्ट मटेरियल जो है, सपोर्ट मटेरियल में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारी ये प्रेजेंटेशन है, ये भी एक सपोर्ट मटेरियल है। हमारी कुछ बुक्स है, वो सपोर्ट मटेरियल है। या फिर क्लास में पढ़ाते टाइम कोई हम अगर योग की ही बात करें, हम योग पढ़ा रहे हैं, योग में हमें कोई आसन दिखाने हैं, बताने हैं, तो हमारे पास कोई चार्ट है, उसमें आसन की फोटोज है, तो हम उस तरीके, उनसे हम बहुत इजीली और इफेक्टिव तरीके से चीजों को बता सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, है ना। तो सहायक जो सामग्रियां है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को, दोनों को अपने आउटकम्स को अचीव करने में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सपोर्ट मटेरियल इन टीचिंग आर इफेक्टिव टूल्स। इफेक्टिव टूल्स होते हैं, ये हमने पढ़ा कैसे, किस लिए। शिक्षण में सहायक सामग्री निम्नलिखित के लिए प्रभावी उपकरण है, कहीं कहीं के लिए है, जैसे छात्रों का मूल्यांकन और अंक,
ठीक है, मतलब आप जैसे हम कोई हमारा एग्जाम होता है तो उससे हम मूल्यांकन कर सकते हैं, हम अंक दे सकते हैं, स्कोर्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड लेसन प्लान्स, हम सामग्रियों के थ्रू जो टीचिंग टूल्स है जो उनके थ्रू हम एक पाठ योजना बना सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं, हम कुछ प्लानिंग्स कर सकते हैं कि हमें कैसे कैसे पढ़ाना है ना। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टूल्स, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल टूल्स है जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, है ना, इन सब से ये ट्रेडिशनल टूल्स है। और मॉडर्न टूल्स क्या है, जैसे स्क्रीन्स, है ना, हम अलग अलग वीडियोग्राफीज के थ्रू हम कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमें हेल्प करते हैं, टीचर्स को भी हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं। टीचर्स को ज्यादा जल्दी समझाने में हेल्प करते हैं और स्टूडेंट्स को ज्यादा जल्दी समझने में हेल्प करते हैं, है ना। सोचो अगर आप अभी प्रेजेंटेशन से ना पढ़ रहे होते तो कितना मुश्किल होता है हम एक एक वर्ड को ध्यान दे पाना, उस पे उसको याद रख पाना। लेकिन अभी आपके पास पीपीटी है, हम उसमें से पढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा ये यहाँ से पढ़ा रहे हैं, है ना। या फिर बाद में आपको पीपीटी मिल जाएगी तो आप लोग बहुत इजीली इसको कर लोगे, ठीक है। तो ये जो टूल्स है ये इसीलिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ये हम कल करते हैं, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक सेकेंड,